जन्म धनबाद में ही हुआ और मेरा जो अपना घर है वो धनबाद जिला का एक तोपचांची ब्लॉक है, जहाँ मानटाण गांव है। और बचपन के दिनों में ही हमें मामा घर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके कारण थे कि पिताजी का और दादाजी का एक ही साल उनका डेथ हुआ था। दादाजी का डेथ होने के 3 महीना बाद पिताजी का भी डेथ हो गया, और उसके ठीक साल 1.5 साल पहले हमारी माता पिता की दूसरी संतान का डेथ हुआ था। उससे ठीक 2 साल पहले हमारे माता पिता की पहली संतान का डेथ हुआ था। हम अपने माता पिता की तीसरी संतान है। तो चूंकि गांव में अंधविश्वास है और भारत अंधविश्वास का भी देश है, भारत अगर देवी देवता पूजा और भक्ति का देश है तो अंधविश्वास का भी देश है भारत। तो मामा घर के लोगों को लगा कि शायद हमारे घर में सब कुछ ठीक नहीं है। हमसे पहले हमारे 2 भाई बहन का डेथ हुआ था, हमारे पिताजी और दादाजी दोनों का एक ही साल डेथ हुआ। तो सबको लगा कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, अगर इस लड़के को भी यहाँ छोड़ दिया जाए तो शायद इसका भी जीवन ना बच पाए। तो फिर हमारी नानी हमें ले गई, एकदम कह सकते हैं कि माँ का दूध पीने की उम्र में वो हमें मामा घर ले गई। और हमारा भरण पोषण हमारी नानी ने, हमारे नाना ने, हमारी मौसी ने किया है। वहीं हमारी प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय लकर खवारी आमडी, जो आपका सदर विधानसभा में आता है। वहीं से हमारा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। फिर बीच में एक समय ऐसा आया जब नाना जी का डेथ हो गया, नानी का भी डेथ हो गया, तो फिर हम अपने गांव वापस चले आए तोपचांची। उसके बाद वहां से आने के बाद हमने अपना मैट्रिक की जो परीक्षा लिखी वह एसएसडी हाई स्कूल रोवाम बागमारा तोपचांची से 2009 में। उसके बाद हमने मैट्रिक पास करने के बाद हमने, चूंकि पढ़ने में शुरू से तेज तरार थे, तो साइंस चुना, विज्ञान को चुना। और फिर कतरास कॉलेज कतरासगढ़ में मैंने अपना इंटर ऑफ साइंस का जो जीवन होता है शिफ्ट किया, और 2011 में कतरास कॉलेज से इंटर की परीक्षा को मैंने साइंस से पास किया। उसके बाद फिर कॉलेज के लिए हम चले गए, तो राजगंज डिग्री कॉलेज गए। वहाँ से जो बागमारा प्रखंड और विधानसभा टुंडी में आता है, टुंडी मेरा होम विधानसभा है। तो चूंकि हम साइंस के विद्यार्थी थे तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन बीच में एक शायद वो रजिस्ट्रेशन था या फॉर्म फिलअप था, एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी मेमोरी है। 1600 रुपए की बात थी। हम घर गए तो माँ बोली कि अभी अभी तो नहीं है, तो कुछ दिन का समय देखो, हम जुगाड़ करते हैं। तो हमको लगा कि अब मुश्किल है, साइंस को जिस परिस्थिति से आते हैं साइंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमें लगा कि हमको ही कुछ करना होगा। तो जाहिर सी बात है, साइंस लेके नहीं लग पा रहा था कि हम कुछ कर मैंने पढ़ाएंगे भी और फिर जाएंगे, क्योंकि हॉस्टल एक जगह खोजे थे जहाँ हॉस्टल में रह के बच्चों को पढ़ाना था जी। लेकिन वहां से साइंस के लिए आपको भी 3 ट्यूशन चाहिए थे। फिजिक्स का ट्यूशन चाहिए था, केमिस्ट्री आपको ऑनर्स है, मैथ का ट्यूशन चाहिए था। तो आप खुद भी ट्यूशन करेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं था। ये घर से रह के, तो आपने अंग्रेजी ऑनर्स में शिक्षा लेना पसंद हाँ, किया शायद। वहीं से रूट मेरा चेंज हुआ। जब केमिस्ट्री ऑनर्स को हम 1 साल मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ किए, लेकिन जब वही 1600 रुपए को हम नहीं भर पाए तो फिर हमने अपने रूट को बदल दिया, इंग्लिश ऑनर्स। और फिर जाके हम बच्चों को भी पढ़ाने लगे। बनस्थली हाई स्कूल करके है तिलैया में, जहाँ हम पढ़ाना स्टार्ट किए हॉस्टल में रह के। और हमें वहाँ सैलरी मिलती थी 3400 रुपये। तो उससे थोड़ा बहुत घर और थोड़ा बहुत अपना पॉकेट खर्च, चूंकि स्टूडेंट थे। उसके बाद हमने राजगंज डिग्री कॉलेज से 2015 में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स के साथ कंप्लीट किया। फिर वहाँ से हम चले गए पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, जहाँ से हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स को पास आउट किया 2017 में। उसके बाद वहाँ से लगभग 2017 के बाद 2021 तक, जब तक हम इस आंदोलन में नहीं आए थे, तब तक हमने हमारे गांव में ही एक सरकारी स्कूल है, टीएपी हाई स्कूल प्लस टू उच्च विद्यालय, जहां मैंने 4 साल निःशुल्क शिक्षा दान दिया। वो सरकारी स्कूल है और मैंने वहाँ निःशुल्क बच्चों को 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, जिस प्रकार मुझे समय मिलता था मैं वहाँ पढ़ाता था। और उसी बीच मैंने विनोबा भावे में डीट का एग्जाम बैठा था मैं, तो वो रिजल्ट भी आ चुका था मेरे फेवर में। तो फिर मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन भी किया। तो ठीक मानिए, हमारी भाषा में भी कहावत है, बापे पुक्त प्राप्ते घोड़ा नहीं तनी तो थोड़म थोड़ा। तो पिताजी मेरे झारखंड आंदोलन से संबंधित थे, और ये भी तभी हुआ, राजनीति में मेरा आना भी तब हुआ जब हम वापस दोबारा अपने गांव वापस आए। अगर मेरी शायद नाना नानी जिंदा होती तो शायद हम गांव वापस नहीं आते, या तो फिर हम आते बहुत एक उम्र को पार करने के बाद आते हैं, या फिर उस समय आते जब शायद हमको विवाह करना होता,
लेकिन इतना तय था कि अगर नाना नानी जिंदा होते हैं तो शायद हमें लगता है कि मेरा फाइनल पढ़ाई मामा घर में ही होता। तो फिर हम दोबारा तो हम जब हम गांव वापस आ गए तो जाहिर सी बात है कि अगर आप में प्रतिभा है तो छुपती नहीं है, जी चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर गांव की कुछ मीटिंग्स हो। तो वहां पर जब हम अपना बातों को रखने लगे, क्योंकि लोगों के साथ हम लोग का जेनेटिक रहा है कि लोगों के बीच रहे हैं। दादाजी ओझा वैद्य का काम करते थे तो वो भी जाहिर सी बात है लोगों के बीच रहना। पिताजी आंदोलनकारी थे तो लोगों के बीच रहना, तो हम भी लोगों के बीच रहने लगे। तो उनकी छोटी छोटी समस्याओं में पार्टिसिपेट करने लगे, अपना ओपिनियन रखने लगे। तो मैं जब अपना ओपिनियन रखता था तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। जी मुझे एक घटना याद है, मैंने उसको सदन में भी प्रकट किया था। शायद मैं 10वीं क्लास में था। हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे तो एक चापाकल था, वहाँ पे पानी पी रहे थे। तो बगल में एक महिला अपनी पुत्रवधू से और अपना उसका जो हस्बैंड है काफ़ी फाइटिंग हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। तो मैंने कारण पूछा कि क्यों लड़ाई हो रही है, तो बोला कि शायद इसका 2 बेटी हो गया या तीसरा बेटी है तो उसके लिए उसको मैंने धुतकार मिल रहा है। तो फिर हम बोले कि आप लोग 8वीं क्लास में चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पढ़े हैं? वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि एक लड़की जिम्मेवार नहीं होती है, वो बेटा होगा या बेटी, एक्स 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 वाई आपको पढ़ना चाहिए। तो जब हम अपना ओपिनियन को समाज में रखने लगे, जो हम किताबों से पढ़ के गए थे उसकी काफी सराहना होने लगी, क्योंकि लोग पढ़ के गए तो उसको समाज में नहीं रखें, वो अपनी नौकरी करते गए, उसको जो चीज वो पढ़ के गए उससे वो नौकरी करने लगे। लेकिन मैं जिन चीजों को मैंने पढ़ा तो उसको मैं समाज में रखने लगा। तो मैंने जब वो उनको समझाया कि इसमें इसका कोई दोष नहीं, इसमें आपके लड़के का दोष है, इसके पास गुणसूत्र है आपका एक्स वाई, आपकी जो पुत्र वधू उसके पास तो एक्स एक्स गुणसूत्र है। तो बोला लड़का बहुत तेज है। तो चर्चा होने लगा किसका लड़का है, तो बोला कृष्णा महतो के लड़का लगो। तो पापा का नाम आज भी तोपचांची ब्लॉक आसपास के जो ब्लॉक हैं वहाँ काफी प्रसिद्ध उनका नाम। तो जयराम बाकी जो राजनेता हैं उनके पीछे टाइगर क्यों लगा वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी आयु में और मेरी आयु में काफी फर्क है। लेकिन मेरे नाम के आगे टाइगर लगने का कारण था कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। और आज भी आप जब भी मुझे सदन में देखते हैं, विधानसभा के सत्र में, तो मैं जनरली स्पोर्ट टी शर्ट पहना हुआ अपने आप को पाता हूँ, आप भी देखते हैं। तो स्पोर्ट्स में रहने के कारण मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और ड्राइव मैं बहुत अच्छी लगाता था। तो कैच मैं बहुत शानदार पकड़ता था। तो वहीं से हमको ये टाइगर नाम मिला, टाइगर जंप। हम लोग जंप अभी तक तो लोग काफी सराहना कर रहे हैं। लोग जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, जैसे डुमरी वाले बगोदर जाते हैं, उनके पड़ोस में मांडू विधानसभा है, उनके पड़ोस में टुंडी है, उनके पड़ोस में बेरमो है। तो वहाँ उनके रिश्तेदारों के बीच जब चर्चा होता है तो आके वो सुनाते हैं तो कि हमको फक्र होता है कि हमने आपको विधायक चुना है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे तमाम रिश्तेदार हम लोग से भी कहते हैं कि चलिए आपने एक अच्छा विधायक चुनकर भेजा है जो पूरे राज्य को गर्व महसूस करा रहा है। तो अभी तक जनता जिस प्रकार से मैंने सदन में जनता के मुद्दों के साथ और जिस प्रकार से मैं जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, उनके साथ मिलने से कभी मैं परहेज नहीं, हमारे उनके बीच कोई दूरी का अनुभव नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों के मेरे क्रियाकलापों की बहुत सराहना लोग करते हैं कि हम लोग नेता नहीं, घर का एक बेटा चुने हैं और हमें फ़क्र होता है कि हमने एक ऐसे नेता को चुना। एक्सीडेंटली था, ये पॉसिबल ही नहीं कि मेरे जैसा एक सामान्य घर का लड़का राजनीति में आए, वो विधायक बने, ये असंभव चीज़ है। ये एक्सीडेंटल है। हम एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आए हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। हाँ, हमने विधायक बनने के लिए मेहनत किया, जितोड़ मेहनत किया, खूब संघर्ष किया। इतना मेहनत किया कि आज हम 30 साल की उम्र में हमने चीनी खाना छोड़ दिया। आज 30 साल की उम्र में हमने मांस मछली खाना छोड़ दिया। इतना हम 3 साल मेहनत किए हैं। 3 घंटा मात्र सोए थे हम। लोकसभा के टाइम हम कंटिन्यू, मैंने जब से हमने कैंपेन स्टार्ट किया था 3 से 4 घंटा, खाना का तो ठिकाना नहीं। तो अब मेरा राजनीति में आना एक्सीडेंटली था, लेकिन चुनाव जीतना एक्सीडेंटली नहीं था। ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक साधारण घर का लड़का, अभी आप देखिए ना 22 की 21 नए नेता आए हैं, आप उनके बैकग्राउंड को, मैं एक दिन देखा कि मेरे 2-4 युवा विधायक मेरे अगल बगल बैठे हैं, तो मैं मुझ में उत्सुकता आई कि भाई हम भी युवा हैं, ये भी युवा है, जरा इनको जानते हैं। तो जैसे ही मैंने उनको इंटरनेट में खंगाला, पता चला वो पूर्व विधायक के बेटे हैं। फिर हम सेटिस्फाइड हो गए कि मेरी तरह नहीं है भैया, ये डिफरेंट है हमसे। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, सो ये कोई प्लान कर ही नहीं सकता है कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे। जी निसंदेह कुछ चीजें आप में बचपन से का वो गुण होते हैं, चाहे वो क्लासरूम रहे या फिर खेल का मैदान रहे। मैंने हमेशा टीम को लीड किया है, अपने आप को हमेशा एक लीडर के रूप में रखा है। लेकिन पॉलिटिक्स का लीडर बनूंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और निसंदेह जो बीता 3 साल रहा, विशेषकर जो आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें कहीं ना कहीं हमने बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से
इन चीज़ों को प्रस्तुत किया और उसी का आज परिणाम है कि आपके बीच आज विधानसभा में मैं बैठा हूँ और आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। आया हूँ इंटरनेट से, लेकिन मैंने अपने कदम को, अपने जड़ों को ज़मीन के अंदर तक फैला दिया है। इसमें मैं सीधी बात करता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। ये आपने सही कहा, वो इंटरनेट ही था, वो मेरा पहला स्टेटमेंट ही था जो पूरे राज्य में वायरल हुआ, जो रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन के बाद सिटी लाइव के चैनल पर चलाया गया था। वो इंटरनेट ही था जिसने जयराम को रातों रात ख्याति दिलाई, जयराम को रातों रात पहचान दिलाई। लेकिन मैं केवल इंटरनेट के भरोसे घर पे नहीं बैठा रहा, मैं गांव तक गया, गलियों तक गया। और हमें लगता है इस राज्य में जितने एक मंत्री, मुख्यमंत्री ने अपने 20 सालों के कैरियर में जितने गांवों का विजिट नहीं किया होगा, मैंने उतना 3 सालों में उतने गांवों का, उतने क्षेत्रों का, उतनी गलियों का विजिट किया, उतनी सभाओं को मैंने मेंटेन किया, अटेंड किया। तो निस्संदेह मैं इंटरनेट से आया हूँ, लेकिन अभी मेरी जड़ें और मेरा फैलाव गाँव तक। निस्संदेह जो भाषाई मूवमेंट हुआ तो उस समय काफी आक्रोश था और वहाँ के स्थानीय युवाओं में रोष था और उनको एक बोल्ड वॉइस की आवश्यकता थी, जी। जिस वॉइस में काफी चीजें हो, जानकारी हो, संविधान की जानकारी हो, भूगोल की जानकारी हो, इतिहास की जानकारी हो। तो मेरा अध्ययन वहाँ काम आया और मैंने जब सभाओं में, कार्यक्रमों में अपनी बातों को रखने लगा तो लोग, एक बहुत बड़ा कुनबा हमारे साथ जुड़ा। हमें याद है शुरुआती दिनों में जब मानव श्रृंखला नहीं हुआ था, तो जब मीटिंग्स होते थे 200-250 लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन जैसे जिस दिन मानव श्रृंखला हुआ उसके अगले दिन कम से कम 5,000 लोग सुनने आए थे। वो संख्या बढ़ती गई। देखिए सामान्यतः उनको लग रहा था कि ये सभाओं में भीड़ होती है और सही बात है, पहले जब सभाएं होती थी तो सभी दलों के लोग सुनते थे। हमें इग्नोर किसी ने नहीं किया है। उन्होंने भले हमारे सामने खड़े होकर परिचय दिया क्योंकि हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत मोबाइल में जाके खंगाली लेते हैं कि बंदा है कौन। तो उनको ये लगा कि इनको सुनने के लिए सभी राजनीतिक दल जा रहे हैं, ये झारखंड के मुद्दों पे बात करता है, ऐसा ये बात कर रहा है जैसा कभी झारखंड में किसी ने किया ही नहीं ऐसा बात। जो जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहा है चीजों को, जिस लॉजिक से बातों को रख रहा है और जितने धारा प्रभाव के साथ रख रहा है, 4-4 घंटा स्पीच देना बिना पानी की एक घूंट पिए, ये बहुत मैंने आश्चर्य का विषय था। तो लोग सुन रहे थे और उनको ये लग रहा था कि जब ये भीड़, जब वोट का समय आएगा तो शायद इस युवा के साथ खड़ा ना हो और वो शायद वे अनुभव नहीं कर पाए, वो आकलन नहीं कर पाए जो, और हमने आकलन कर लिया था कि जब लोग आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं वो वोट जरूर करेंगे। और हमने सही समय पे डिसीजन भी सही लिया, क्योंकि पहले हमने धनबाद लोकसभा का चयन किया था और शायद अगर हम धनबाद लोकसभा लड़ते तो ये ख्याति नहीं मिलती। वोट बिल्कुल अच्छा खासा वोट मिला और लोकसभा में तो हमें लगता है आश्चर्यजनक लोग मानेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंबल नहीं था। धनबाद के प्रत्याशी का सिंबल हेलमेट था, तो गिरिडीह में हमारा सिलेंडर था, कहीं गन्ना किसान था तो कहीं कैंची था। तो हमारा लोकसभा में अलग अलग सिंबल होने के बाद भी लोगों ने जो 9 लाख के आसपास वोट दिया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसी से हम लोग आकलन कर लिए थे कि जब लोगों को सिंबल को लेकर कंफ्यूज है, उसके बाद भी अगर हमें इतना यूनाइट होकर वोट किए हैं तो हमारा सिंबल हो जाएगा, तो वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा और हमें पक्का है कि हम लोग विधायकों बन के ही जाएंगे सदन में। नहीं, चूंकि देखिए आखिर मैंने कहा कि कैसे एक 29 साल का लड़का कैसे, मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिक्स को कैसे समझे। आज बड़े बड़े नेता 20 सालों का अनुभव, 30 सालों का अनुभव और मात खा जाते हैं। महज मेरी तो 2 साल से राजनीतिक समझ थी। निसंदेह, चूंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पे हम लोग 10,000 वोट से पिछड़ गए हैं, 15,000 वोटों से पिछड़ गए हैं, तो वहां हम लोग उन सीटों को जीत सकते थे अगर हमारे पास टीम होती, या फिर चूंकि मैंने ऐसे प्रत्याशी का हम चयन करते हैं जैसा बाकी लोग चयन करते हैं, लेकिन मैंने तो प्राथमिकता यही दिया कि हम उन युवाओं को चुनेंगे जो आंदोलन में रहें। लेकिन हर चीज आंदोलन और पॉलिटिक्स दोनों काफी डिफरेंट होता है, ये चीज भी मायने रखती है। एक आंदोलन करना भी एक अलग चीज होता है और एक विधायक के रूप में चुनाव लड़ना, दोनों चीज में भारी अंतर होता है। बिल्कुल। देखिए जब नई राजनीतिक पार्टी कोई उभर कर सामने आती है तो चुनौती तो रहेगी, क्योंकि वो स्थापित वोटों में से ही ना अपना वोट बैंक बनाती है। हम ही जो जब आए और जिन लोगों ने हमें मत दिया, वोट किया, जाहिर सी बात है ये लोग पहले किसी और को वोट करते आए हैं, तो जाहिर सी बात है चुनौती तो आपकी होगी। और चुनौती आप देख पा रहे हैं कि चुनौती किस रूप में है कि आज हम अपने आप को अकेला पाते हैं। राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता होनी चाहिए, आलोचनाएं भी होनी चाहिए, लेकिन आज विगत विधायक बनने के बाद मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं घटी जिनमें हम अकेले पाए।
क्या मान के चले यहाँ के लोग अपढ़ हैं या फिर छोटे छोटे विचार के हैं? छोटे विचार के भी हैं और बिल्कुल कहीं ना कहीं इनको इस बात को तो लेकर माने काफी सबको तो तकलीफ हुआ है कि ये लड़का इस अब कोई खाली पांव सदन में आएगा, कोई साधारण कपड़ों में सदन में आएगा, तो जो लोग एक मसीहा टाइप की राजनीति करके आए हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता के सामने भगवान बन के खड़े होते हैं, उनका घर सुबह 5 बजे आके लाइन लगना पड़ता है, तो उनको तो हमने चोट दिया है। नहीं, अब आप इसी घटना से सुनिए। आज मोदी और राहुल गांधी दो धुरी हैं, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है अपने कम से कम सोशल मीडिया हैंडल में कम से कम संवेदना व्यक्त करते हैं। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं किया। नहीं, उदार में कोई कमी नहीं रहा है, उदारवादी हम दिल से बहुत साफ हैं, उदारवादी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं परख नहीं थी। इस बात में कोई गुरेज नहीं स्वीकारने में कि हमें चीजों की सामंजस्य की राजनीति की मार्केट की, मुझे गांव की परख थी लेकिन राजनीति की एक मार्केट भी होता है, उस मार्केट की मुझे परख नहीं थी। उसकी मार्केटिंग लगता है इस बात की तो पूरी राज्य ने सराहना की। ये पहला सदन जिस प्रकार से एक नए नवेले विधायक ने प्रेजेंट किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दिन मेरे पीठ पे हाथ रख के सराहना किया कि बाबू, मेरा जीवन राजनीतिक पॉलिटिकल करियर 45-50 सालों का है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा प्रदर्शन मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। बाबूलाल मरांडी सर के भी पीए एक दिन आए, उन्होंने भी आके पूछा कि विधायक जी, आपको कोई आपका जो मैटर है, कोई आईएएस आईपीएस टाइप के लोग मदद कर रहे हैं क्या? बोला नहीं सर, हम तो खुद रिसर्च करते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोला नहीं सर, पूछ रहे थे कि आप कहाँ से मेंटेन करते हैं। कितना संतुष्ट है अपने इस उपलब्धि से जयराम जी? देखिए, अब 2 ढाई 4 5 मिनट का समय मिलता है तो उससे उसमें उस कम समय में मैंने जो प्रेजेंट किया है, जितना बेबाक, जितना सटीक, जितना तार्किक, बकायदा स्पीकर साहब भी पूछे कहाँ से कंटेंट लेके आते हैं विधायक जी? हैं। बोले सर रिसर्च करते हैं, रात 2 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह 11 बजे तैयार होकर विधानसभा के लिए आते हैं। तो ये मेरे लिए उपलब्धि है और मेरे लिए आत्मसंतुष्टि है। धीमा नहीं है, हम लोग तो लगातार सड़कों पर हैं। अभी भी हमारी रामगढ़ बुढ़ाखाप में हमारी महिला टीम विशेषकर देख रहे हैं, वहाँ धरने पर बैठी हैं। हमारे जगह जगह पर जहाँ जनता के मुद्दे होते हैं वहाँ हमारी टीम हमेशा अ, मुस्तैद रहती है, जनता के साथ कार्य कर रही है। हम लोग लगातार जो पहले थे आज भी हम लोग वही हैं, हम लोग सड़क पर भी हैं और सदन पर भी हैं। आप पे देखिए, मैच्योर तो हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब एक प्राकृतिक गुण होता है। अगर आप जिस युवा अवस्था में हैं तो जाहिर सी बात है युवाओं का जैसा गुण होगा। आप अगर प्रौढ़ अवस्था में है तो प्रौढ़ जैसा गुण होगा। आप अगर वृद्ध अवस्था में है तो वृद्धों का गुण होगा। तो निस्संदेह जिस अवस्था में है, जिस आयु सीमा में हम हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत एक लंबा रास्ता मुझे तय करना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, परख रहा हूँ और बेहतरी के साथ आगे बढ़ूंगा। वो तो पार्टी का भविष्य जो हमारे पार्टी के नेता हैं उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। नई पार्टी है, आपको मेहनत करना होगा, आप समीकरण पे नहीं है। जेएमएम का नेता अगर पूरे 4 साल घर में बैठ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी का नेता 4 साल घर में बैठ जाएगा, वो 5वां साल निकलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। मैंने देखा है, हर चुनाव को मैंने देखा। मैंने रविंद्र पांडे जी को चुनाव लड़ते हुए देखा है, मैंने चंद्रप्रकाश चौधरी जी को देखा है। लेकिन हम एक नई नवेली पार्टी हैं, हमें जनता के बीच रहना होगा और जनता को संतुष्ट करके रखना होगा, तभी हमारा भविष्य है। नहीं तो फिर जो आपकी छवि है उसको बना के रखना होगा। बिल्कुल उसको बना के रखना। अब थोड़ा राजनीति से हट के बात करते हैं। इतना व्यस्तम समय में अपने परिवार के लिए, खासतौर पर अपनी माँ के लिए और आपकी दादी के लिए आप कितना समय निकाल पाते? नहीं निकल पाता है। कल का ही घटना है, कल 11:30 बजे रात हम घर गए, घर ठकठकाए, जिसमें दादी और माँ सोती है, जो मिट्टी का घर है, और बगल में एक प्रधानमंत्री नहीं, इंदिरा आवास कहेंगे उस समय, इंदिरा आवास, वो जो मिला है उसमें भाई और उनकी वाइफ और एक 2 इंदिरा आवास मिला है। एक दादी को मिला है और एक चाचा विकलांग कोटे से मिला है। तो 2 इंदिरा आवास है हमारे घर में। और जो हमारा पुश्तैनी मकान है उसमें दादी और माँ सोती है, तो उसको हम खटखटाए तो नहीं खोला। तो भाई को फिर बुलाएं तो बोला कि सब सो गए हैं। तो बोले ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, हम निकल रहे हैं। तो हम वो मतलब कभी कभी मेरा घर, मेरा आंगन भी पूछता है कि हम मेहमान बन के रह गए हैं। अगर इन चीज़ों को हम सुनाएंगे तो लोग कहेंगे कि एक विधायक क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, कल की घटना है, रात 11:30 बजे की घटना है। कल मैं अपने घर गया, लेकिन घर के किसी व्यक्ति से मैं अपने भाई के अलावा नहीं मिल पाया, चूंकि सब लोग सो चुके थे। और घर जब भी जाते हैं तो बिल्कुल एक मेहमान के तर्ज पे ही जा रहे हैं। और चूंकि मेरा एक विचारधारा अलग है, हम जीत के आए हैं डुमरी विधानसभा से। अगर हम टुंडी से जीतते तो शायद घर के लिए मेरे पास समय होता, चूंकि वहाँ की जनता भी, जाहिर सी बात है, उन्होंने विधायक चुना है,
लेकिन आपके तसल्ली तो है, और तसल्ली फ़क्र तो हमारी माँ को शुरू से ही रहा है। मेरे बाल्यकाल से ही हमारी माँ ने हम पे गर्व किया है। जब बचपन में हमारी माँ जाती थी जंगल लकड़ी लाने के लिए, तो एक दिन एक पूर्व शिक्षक मिले थे। बोला, आप तो जयराम महतो की माँ हैं। आपका बेटा के पास एक इतना बड़ा सेना है कि जंगल काट के आपका घर ले जा सकता है। तो मेरी माँ बड़ी विनम्र से बोली कि मेरा बेटा कभी लोगों का अपना इस्तेमाल नहीं करता है। वो घर के काम में, दूसरा का काम में वो जान लौटा देगा, लेकिन अपने काम में किसी को नहीं बोलता है। जयराम महतो झारखंड में एलिजिबल बैचलर हैं, यहाँ की सबसे योग्य युवा हैं, तो शादी-वादी का प्रपोज़ल आता होगा आपको? नहीं आया है, चूँकि शायद बाकी लोगों को भी लगता है कि इसका लाइफ़स्टाइल, इसका जीने का तरीका अलग है। देखिए, एक सफल होना अलग चीज़ है, और लोग आपको शादी की नज़र से देखें वो अलग चीज़ है। शादी की नज़र से आपको एक लड़की देखती है, और ज़ाहिर-सी बात है वो लड़की एक इंस्पायर के तौर पे हमको देख सकती है। लेकिन जब जब वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अगर हमको देख रही होगी, तो किसी भी एंगल से आज जिस प्रकार से मॉडर्निटी में हम कदम रख चुके हैं, हम सूट ही नहीं हो पा रहे होंगे उनके लिए। हमारा रहन-सहन, हमारा पहनावा, हमारा तौर तरीका, हमारा बिहेवियर, तो इसीलिए हमें अभी तक बस एक हमारे महादेवता हैं जो जरी डी के हैं, वो एक बार एक चर्चा किए थे कि विधायक जी का, हम बोले अभी तो रुकिए। बाकी ऐसा कोई प्रपोजल घर में दादी के माध्यम से, माँ के माध्यम से, चाचा के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से कोई प्रपोजल ऐसा नहीं आया। जी, हम 2 समिति मेंबर हैं, एक पुस्तकालय समिति, जिनके चेयरमैन डॉक्टर नीरा यादव जी हैं, कोडरमा एमएलए, और एक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जिसके चेयरमैन विकास सिंह मुंडा जी हैं, तमाड़ विधायक। और फिलहाल हम लोग लगभग 15 दिनों का टूर करके भी आए हैं, खाद्य आपूर्ति समिति, जिनमें हमारे साथ विकास सिंह मुंडा जी और डॉक्टर लुईस मरांडी जी साथ थे। क्या कुछ नया अनुभव मिला इसमें आपको? चूँकि बड़ी ज़िम्मेदारी मिली आपको। जी, बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, और चूँकि ये समिति नई है, इसी बार विधानसभा में रिफ़ॉर्म हुई है, तो इसको लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर हैं, और इस समिति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लगातार प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हो रही है। चेयरमैन साहब भी हर बैठक को अटेंड कर रहे हैं, हम भी हर बैठक को अटेंड कर रहे हैं, और इस जो आउट ऑफ स्टेट का टूर था, उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, जो झारखंड में इम्प्लीमेंट होने की आवश्यकता है, और इसको लेकर चेयरमैन साहब को हम लोग निसंदेह वो उसका अनुभव साझा करेंगे। स्पीकर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, चूँकि पढ़ने-लिखने से उनका बड़ा रुचि रहा है और विधानसभा में रचनात्मक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। कितना सहयोग मिलता है उनका? जी, उनकी तरफ से काफ़ी कोऑपरेट मिलता है, और वो बार-बार इस बात को दर्शाते भी हैं। एक इकलौता विधायक होने के बाद भी जिस प्रकार से उनका सहयोग रहा है विधानसभा में हमें अपने आप को, अपने मुद्दों को प्रेज़ेंट करने का, इनमें निसंदेह उनका हम धन्यवाद करते हैं।